नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन जो टॉपिक देख रहे हैं वो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, वो भी किसका? जीएसटी का। ये बीकॉम फाइनल ईयर का आपका जो टैक्सेशन का पेपर है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से लेवी एंड कलेक्शन उसका होगा और किस तरह से प्रोविजंस को अपन अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई पी है जो माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत नहीं है, ठीक है। ये आप अपने पास जो बुक है उसमें देख सकते हो। ये जो मैटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको वीडियो में भी बोलता हूँ कि जो पढ़ाने के लिए जो मैटर यूज़ कर रहा हूँ, जो बुक आपके पास है वही मैटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो साथ के साथ जब आप वीडियो को देखो तो उस कंटेंट को, उस चैप्टर को खोल के आप ज़रूर रखें और फिर अपना वीडियो देखें, ठीक है। तो देखिए, एक उदाहरण नंबर 1 है, लेवी एंड कलेक्शन का जो चैप्टर है उसका उदाहरण नंबर 1, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई पी नाम का कोई व्यापारी है जो जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब वो पंजीकृत क्यों नहीं है उसका भी कारण इसने दिया है, क्योंकि उसका कुल आवर्त, यानी कि आवर्त का मतलब उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख से अधिक नहीं है। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता तो जीएसटी के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता। अब नहीं है तो उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, तो वो क्या है? एक अपंजीकृत व्यापारी है, ठीक है। उसने 4 लाख के कर योग्य माल की आपूर्ति, अब एक अपंजीकृत व्यापारी है पी, उसने 4 लाख के कर योग्य माल की आपूर्ति, अब टैक्सेबल उसने बोल दिया है कि टैक्सेबल माल की उसने क्यों को सप्लाई दी है। अब क्यों क्या है? वो क्यों जो है आपका एक पंजीकृत व्यापारी है। अब पंजीकृत व्यापारी क्यों हो सकता है वो? क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस अपंजीकृत व्यापारी पी ने पंजीकृत व्यापारी क्यों को 4 लाख के माल की सप्लाई दी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा है क्यों दोनों के व्यवसाय के स्थान। अब इसने ये बोला है कि पी और क्यू के जो व्यवसाय के जो स्थान हैं, देखिए शुरू वाले, देखिए पी यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है, ये पी और आपका क्यू, पी और क्यू दोनों के व्यवसाय के जो स्थान है वो राजस्थान में है। राजस्थान के ही दोनों व्यापारी है पी और क्यू, एक पंजीकृत है और एक अपंजीकृत है, बट दोनों राजस्थान के भीतर हैं। तो सप्लाई राजस्थान की राजस्थान में ही है। तो इस स्थिति में कौन सा टैक्स आप अप्लाई करोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट के तहत उस पर टैक्स लगाया जाएगा। एक सीजीएसटी टैक्स लगेगा और एक एसजीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक है। राज्य के भीतर की बिक्री है, ये अपन ने पहले वाले वीडियोज़ में अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है ना, ठीक है। तो इस लेन देन पर कर के भुगतान के लिए कौन दायी है? आपसे इसने पूछा है कि इस लेन देन पर, इस तरह का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अपंजीकृत व्यापारी पी ने पंजीकृत व्यापारी क्यू को 4 लाख के माल की सप्लाई दी है, को भी टैक्सेबल माल की। तो अब इस लेन देन जो हुआ है इस पर टैक्स कौन चुकाएगा और किस रेट से चुकाएगा और किस सरकार को कितनी राशि आपको देनी है, ये सवाल आपसे इसने पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या सोल्यूशन होगा। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने आरसीएम व्यवस्था के बारे में ज़रूर पढ़ा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें क्या था कि एक अपंजीकृत व्यापारी अगर किसी पंजीकृत व्यापारी को सप्लाई देगा टैक्सेबल गुड्स की, तो ऐसी स्थिति में टैक्स कलेक्ट करने का दायित्व किसका होगा? सप्लाई प्राप्तकर्ता का, जो कि एक पंजीकृत व्यापारी होगा। तो यहाँ पर पंजीकृत व्यापारी कौन है? ठीक है, क्यों एक पंजीकृत व्यापारी है जीएसटी एक्ट के तहत। तो ऐसी स्थिति में जबकि सप्लाई तो उसने प्राप्त की है और जो अपंजीकृत व्यापारी पी है उसने सप्लाई दी है, तो यहाँ पर जो पी जिसने सप्लाई दी है वो टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जिसने सप्लाई प्राप्त की है क्यू ने जो सप्लाई प्राप्त की है वो टैक्स चुकाएगा। अब 4 लाख में कितना टैक्स बनता है ये देखिए। 4 लाख में ये सोल्यूशन आप आसानी से समझे, धारा 9(4) में ये प्रोविज़न अपन ने पढ़ा था। तो ठीक है, तो 4 लाख का 12% की रेट से उसने जीएसटी का रेट दिया है, तो 4 लाख का 12% हो जाता है आपका 48,000, ठीक है। तो अब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में इसमें 6% की रेट से आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएंगे। तो 6% की रेट से आपका सीजीएसटी होता है 24,000 रुपये और एसजीएसटी होता है आपका 24,000 रुपये। टोटल टैक्स हो जाता है 48,000, ठीक है। ये कौन चुकाएगा? जो 4 लाख का जो पेमेंट होने वाला है ना, तो ये क्या करेगा कि जो सप्लाई देने वाला है अपंजीकृत व्यापारी, और क्यों उसको पेमेंट करेगा, तो जो पेमेंट करेगा उसमें उस पेमेंट में से 48,000 रुपये खुद के पास रखेगा, बाकी की पेमेंट वो
पी को देगा। अब इस 48,000 में से 24,000 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और 24,000 रुपये SGST के रूप में स्टेट गवर्नमेंट के जाएंगे। तो इसमें आपको छोटा सा यहाँ पर क्लियर यही करना है कि RCM व्यवस्था यहाँ पर लागू होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, और इस तरह से कर का भुगतान जो आपका क्यों जो रजिस्टर्ड व्यापारी है GST एक्ट के तहत वो कर चुकाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। एक अगला उदाहरण छोटा सा और है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कोई एक्स नाम का कोई व्यापारी है जो CGST एक्ट के तहत एक पंजीकृत व्यापारी है और जिसका व्यापार का स्थान भी क्या है, राजस्थान जयपुर में है। वह पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों से माल की आपूर्ति प्राप्त करता है। सितंबर माह में अपंजीकृत व्यक्तियों से उसके द्वारा किए गए क्रय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। इस स्थिति में कैसे, देखिए एक्स जो है वो GST एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसका व्यापार का स्थान भी क्या है, जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, अब वो पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों ही व्यक्तियों से माल की आपूर्ति प्राप्त करता है। रजिस्टर्ड व्यक्तियों को भी से भी माल क्रय करता है और अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों व्यापारियों से भी माल का क्रय करता है। अब सितंबर में जो उसने परचेज की है उसका विवरण आपको दिया है। 3,000 की परचेस उसने 4 दिन की है जिस पे GST की रेट आपको दे रखी है। 4,000 रुपये प्रतिदिन उसने 5 दिन क्रय किए हैं और GST की रेट भी आपको दी है। 5,000, 6,000, 7,000 और इसी तरह से 8,000 कितने दिन उसने क्रय किए हैं, इस तरह का आपको इसने विवरण दिया है और GST की रेट भी आपको उसने दी है। तो अब आपसे पूछा है उसने कि सितंबर के लिए श्री एक्स के द्वारा देय कुल कर की राशि ज्ञात कीजिए। वह केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST अधिनियम की धारा 9(4) के तहत विपरीत प्रभार के आधार पर कर के भुगतान के लिए दायी है। क्या वह केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं राज्य माल एवं सेवा कर दोनों करों के भुगतान के लिए दायी है? यदि हाँ तो प्रत्येक की राशि अलग अलग बताइए। अब आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, दोनों उदाहरण आपके RCM व्यवस्था से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको इसने बता दिया है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एक्स जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए उत्तरदायी है। तो इससे पहले जो अपन ने वीडियोस देखे थे प्यारे बच्चों, एक स्कोप ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर अपन ने देखा था उसमें भी अपन ने डिस्कशन किया था। अगर कोई पंजीकृत व्यापारी अपंजीकृत व्यापारियों से परचेज करता है डेली, ठीक है, अगर उसका डेली का परचेज 5,000 या उससे कम का है तो ऐसे परचेज पर या ऐसी सप्लाई पर GST नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोविज़न अपन ने ज़रूर पढ़ा था। तो आप देख सकते हो इसने सॉल्यूशन किस तरह से किया है कि वैसे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वो रजिस्टर्ड है, अब रिवर्स चार्ज उस पर लग रहा है तो यहाँ पर सप्लाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही GST चुकाएगा। क्लियर हो जाता है। सप्लाई कौन प्राप्त कर रहा है, अब परचेज किया है एक्स ने तो सप्लाई वही तो प्राप्त कर रहा है। सप्लाई देने वाला कोई अलग व्यक्ति है, ठीक है, अलग व्यापारी है। अब वो अपंजीकृत भी है, उसने अपंजीकृत व्यापारियों से उसने माल खरीदा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपंजीकृत व्यापारियों या व्यक्तियों से जो माल खरीदा है तो वो अपंजीकृत जो लोग हैं वही क्या हो गए आपके सप्लायर। अब सप्लाई आपने एक्स ने प्राप्त की है, अपने एक्स ने। तो जो एक प्रोविज़न अपन ने देखा था कि अगर डेली का परचेज 3,000 5,000 से कम है, 4,000 5,000 से कम है और 5,000 ये भी 5,000 या इससे कम का अगर डेली का परचेज होता है किसी अपंजीकृत व्यापारी से तो उस पर GST नहीं लगाया जाएगा। तो बचे क्या आपके 6,000, 7,000 और 8,000। इसी परचेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो आपका एक्स है वही इसी परचेज पर टैक्स चुकाएगा। तो इसकी गणना अपन कर सकते हैं। तो देखिए इसने किया भी ऐसे ही है। देखिए 6,000 लिया, ठीक है, 6,000 लिया, 7,000 लिया और 8,000 लिया। इसको डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल परचेज आ जाएगा 30,001, 42,001, 56,001। और इन पर जो टैक्स की जो रेट दी थी 18% वाली, 12% वाली, 5% की रेट से अपन ने टैक्स निकाल लिया। इधर 5400, 5,040 और 2,800 टोटल टैक्स पेएबल बाय एक्स 13,240 रुपये का आ जाता है आपका। ये इस तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कैलकुलेशन होगी। अब CGST और SGST दोनों लगाए, ये अपन को इसने पूछा भी है कि प्रत्येक कर की राशि अलग अलग निकालनी है अपने को। तो CGST और SGST, अब CGST और SGST ही क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो एक्स है उस कहाँ का है, वो राजस्थान का है, जयपुर का है, वो राज्य के भीतर की बिक्री है वो सारी, तो उस पर CGST और SGST लगाना है। तो देखिए 6,000 ये इस पर 18% लगा था तो 9% के हिसाब से इसका CGST निकल जाएगा और 9% की रेट से इसका SGST निकल जाएगा। तो 18% का रेट हो गया। 5400 का आप 50-50 भी कर सकते हो। इसी तरह से 42,000 की जो परचेज़ है, ये जो 42,000 की परचेज़ थी इस पर 12% की टैक्स है तो 6% के हिसाब से इसका ये हो जाएगा आपका 2,520 रुपये, 2,520 रुपये, ठीक है। और इसी तरह से
आपका 56,000 पे निकाल सकते हो। 5% का उसका CGST टोटल GST का रेट था, तो 2.5% यानी कि 2.5% के हिसाब से 1400 रुपये उसका CGST और SGST हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। अब इसने देखिए टिप्पणी में भी दिया है, क्या था टिप्पणी में कि अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक दिन में सभी अपंजीकृत व्यक्तियों से किए गए करे की राशि 5,000 से अधिक नहीं है तो ऐसे करे पर माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा। मैंने जैसा कि आपको सॉल्यूशन करते वक्त भी बताया है, ये सप्लाई ऑफ स्कोप, ये स्कोप ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर अपन ने देखा था, तीसरा जो चैप्टर है उसमें ये अपन ने प्रोविज़न देखा था। आप चाहो तो वीडियोस में देख सकते हो, वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको और डिटेल से आप देख सकते हो। तो आई थिंक ये उदाहरण आपके क्लियर ज़रूर हुए होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और इस वीडियो में अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का उसको फ़ायदा मिले। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने देखा है और बहुत इजी है, और अगर आपने प्रोविजंस देखे हैं, सही तरह से समझे हैं, तो ये आसानी से आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।